हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 14 जेंडर समानता और महिला अधिकार। इस लेसन को पढ़ रहे थे, दूसरे लेसन को आज आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें देखना है हमको कि जेंडर भेद एक और पक्ष को समझने के लिए यहाँ पे निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करते हैं। उसके बारे में एक छोटी सी बात बताई गई है, उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। श्यामलाल का परिवार नया रायपुर में रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। श्यामलाल ही घर के मुखिया थे। किसी को भी अपनी राय देने का मौका नहीं मिलता था। पत्नी रामवती अगर कुछ सलाह भी दे तो वह छिड़क देते थे। तुम घर के बारे में सोचो, मुझे सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। रामवती सहनशील, समाज की पारंपरिक को मानने वाली महिला थी। बच्चों की अच्छी परवरिश, बेटी की शादी का खर्च आदि भी जुटाना था। इसलिए वह अपने पति से कहती थी कि वह भी किसी फैक्ट्री में काम करने जाएगी। इससे वह अपनी शिक्षा व हुनर का उपयोग भी कर पाएगी तथा परिवार की आय में अपना हाथ बटा पाएगी। श्यामलाल यह सुनकर गुस्से से कहते, तू घर के बाहर काम करने जाएगी, गैर पुरुषों के साथ काम करेगी, समाज में मेरी फजीहत कराएगी। चुपचाप घर में रह, मैं जितना कमाता हूँ उतने में गुजारा कर। हमारे घर में आज तक कोई महिला कार्य करने बाहर नहीं निकली है। उसकी पत्नी सोचती कि ये तो संकुचित विचार है, पर चुप हो जाते। यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने एक महिला होने के नाते, शिक्षित होने के नाते उन्होंने क्या है, अपने पति के सहयोग के लिए उन्होंने भी अपना हाथ बटाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या है, वो उनकी जो सोच विचार थी वो कैसी थी, छोटी थी, संकुचित थी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती थी, वो भी चुप हो जाती थी। आगे देखेंगे रूढ़ियों को तोड़ने के प्रयास। जो सदियों से चलती आ रही है ऐसी परंपरा, ऐसे रीति रिवाज, ऐसे परंपरा, तो उन परंपराओं के अंतर्गत कुछ स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। उन स्थितियों को जो बताए गए हैं यहाँ समझने की कोशिश करते कि विभिन्न विचारधारकों के आधार पर जो समाज सुधारक है उन्होंने किस तरीके से प्रयास किए। ऊपर की कहानी में हमने देखा कि रामवती ने पुराने विचारों को मान लिया था तथा काम करने का विचार त्याग दिया था। जो रामवती ने जो थे, उन्होंने जो पुराने जो सोच विचार थे उसको मान करके उन्होंने काम करने का जो विचार था, जो सोच था, उस विचार को उन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से कई समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर व ज्योतिबा फूले आदि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए पुराने विचारों तथा रूढ़ियों का विरोध शुरू किया। तो ये जो जितने भी यहाँ समाज सुधारक जो हैं, उन्होंने क्या है, जो समाज में जो स्थिति थी उस स्थिति को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या है, 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में ही उन्होंने एक ऐसे समाज को सुधारने की और उन्होंने क्या किया, कोशिश की। और वो जो समाज में जो स्थिति थी उस स्थिति को सुधारने तथा जो पुराने विचार थे, रूढ़ियाँ थे, उनका उन्होंने क्या है, पूरी तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय ने सभी के लिए आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने की बात की। ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह, विवाह के बाद लड़कियों को ससुराल भेजने के लिए न्यूनतम उम्र तथा लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रयास किए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर से बताया गया कि एक ऐसे समाज सुधारकों ने, जो राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया कि जो आधुनिक शिक्षा थी, नई शिक्षा पद्धति थी, उसे प्रदान करने के साथ साथ लोगों को इस शिक्षा से अवगत कराया, इस शिक्षा की ओर उन्मुख करवाया। और साथ ही जो सती प्रथा थी, सती प्रथा जैसी, जो कि स्त्री पुरुष की मृत्यु हो जाने पर उस चिता पे स्त्री को भी उस अग्नि में जल जाना होता था। तो ऐसी प्रथा को उन्होंने रोकने का प्रयास किया और उसे क्या है, उसके लिए उन्होंने कानून बनाने की भी बात की।
ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह, विवाह के बाद लड़कियों के लिए क्या किया, जो विधवा हो गई ऐसी स्त्रियों के लिए उन्हें दोबारा विवाह करने का मौका, साथ ही साथ विवाह के बाद लड़कियों को ससुराल भेजने के लिए न्यूनतम उम्र, कम से कम उनकी उम्र लड़कियों निर्धारित की गई, और साथ ही साथ लड़कियों की शिक्षा के लिए भी उन्होंने प्रयास किया। ज्योतिबा फुले व सावित्री बाई फुले ने कमजोर वर्ग के शिक्षा व समाज सुधार के कई कार्य किए। तो इसी तरीके से ज्योतिबा फुले व सावित्री बाई फुले ने भी क्या किए कि जो कमजोर वर्ग के लोग थे, जो थे उनके बीच में शिक्षा को तथा उनमें जो समाज में जो स्थिति थी उन स्थितियों को सुधारने के लिए कई तरह के कार्य भी किए। तो यहाँ आगे हम देखेंगे सावित्री बाई फुले 1831 से 1897 तक की स्थिति के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय समाज में निम्न वर्ग के साथ भेदभाव, हिंसा और अत्याचार होते थे। भारतीय जो समाज थे उसमें जो निम्न वर्ग, सबसे निम्न वर्ग के आने वाले लोगों के साथ कैसा होता था, भेदभाव जैसे, और हिंसा मतलब उन्हें हिंसा के तौर से या उनके साथ कैसा होता था, अत्याचार होते थे। विशेष वर्ग के लोग श्रेष्ठ व पूजनीय माने जाते थे। जो उच्च वर्ग से थे लोग थे उन्हें क्या है, श्रेष्ठ माना जाता था, अच्छा माना जाता था, और उन्हें क्या पूजनीय माना जाता था, उन्हें आदरणीय की दृष्टि से देखा जाता था। वे ही समाज के नियम बनाते और धर्म नीति और पाप का भय दिखाकर नियमों का पालन करवाते थे। वे ही जो क्या है, समाज के जो श्रेष्ठ वर्ग में से आते थे या श्रेष्ठ या जो पूजनीय माने जाते थे, वो क्या है, समाज के लिए क्या बनाते थे, कानून बनाते थे, नियम बनाते थे, और धर्म के नियम भी, नीति नियम भी बनाने, और साथ ही साथ पाप का भय दिखा करके उनको क्या है, नियमों का उनसे पालन करवाया जाता था। इस समय स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता एवं सम्मान पाने का अधिकार नहीं था। उस समय की स्थिति को बताया गया कि उस समय क्या है, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने, साथ ही साथ उन्हें संपत्ति, स्वतंत्रता जैसे वो समान रूप से स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाती थी, और वो सम्मान पाने के भी उन्हें अधिकार नहीं था। स्त्री शिक्षा के प्रति आम धारणा थी कि यदि वो पढ़ लेंगी तो विधवा हो जाएंगी। उस समय के माने थे कि अगर स्त्री अगर पढ़ी लिखी होगी तो क्या है, लेंगी तो वो विधवा हो जाएंगी। सावित्री बाई फुले का मानना था कि सही शिक्षा से ही स्त्रियों को सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति मिल सकती है। सावित्री बाई फुले जी का मानना था कि उनकी सोच थी कि अगर स्त्रियों को अगर सही शिक्षा दी जाएगी तो वो क्या है, समाज में आगे बढ़ पाएंगी, और जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, उन रूढ़ियों से भी उन्हें मुक्ति मिल पाएंगी। उन्होंने शिक्षा को अपना अस्त्र बनाया, मतलब उसको ढाल के तौर से उन्होंने कार्य किया। सावित्री बाई ने तय किया कि शिक्षा के सहारे ही लोगों के मन मस्तिष्क में बदलाव लाया जा सकता है एवं वैज्ञानिक सोच पैदा की जा सकती है। तो उन्होंने शिक्षा को क्या है, माध्यम बनाया, उसकी अपने आप की एक ताकत बनाई कि अगर लोगों के बीच में अगर शिक्षा को लाया जाएगा तो क्या है, उनके मन मस्तिष्क, उनके मस्तिष्क में एक नया परिवर्तन आएगा, जिससे वो अपने लिए भी और अपने परिवार के, अपने आसपास में भी परिवर्तन ला सकती है। तो साथ ही साथ अगर शिक्षा को प्राप्त कर लेंगी तो साथ ही साथ जैसे वैज्ञानिक सोच भी वो पैदा, वैज्ञानिक जो सोच है, सोच विचार है, उसे ला सकती हैं। अब आगे देखते हैं। सावित्री बाई ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ बराबरी से सहभागिता निभाते हुए कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा का काम शुरू किया। तो उन्होंने सावित्री बाई ने अपने पति के साथ, ज्योतिबा फुले के साथ उन्होंने मिल करके, दोनों ने बराबर मेहनत करी, एक दूसरे के साथ सहयोग से मिल करके उन्होंने जो कमजोर वर्ग के जो लोग थे उन लोगों को शिक्षा प्रदान करने का उन्होंने काम शुरू किया। उन्होंने सन 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। ये उनके द्वारा प्रयास किया गया पहला स्कूल था। इसके बाद उन्होंने सन 1897 तक 17 स्कूल खोले। तो इस तरीके से उन्होंने कोशिश करते रहे तो उन्होंने सन 1897 तक उन्होंने 17 स्कूल इस तरीके से खोल लिए। सावित्री बाई
फुले खुद अनपढ़ थी, मतलब वो शिक्षा प्राप्त नहीं थे। अपने पति ज्योतिबा फुले के सहयोग और प्रोत्साहन से उन्होंने स्वयं पढ़ना लिखना सीखा। तो उनके प्रयास, उनके पति के सहयोग से, उनके प्रोत्साहन से उन्होंने क्या है, शिक्षा प्राप्त की, पढ़ना लिखना उन्होंने सीखा। वे अपने स्कूल की पहली महिला शिक्षिका बनी। उन्होंने कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, मतलब ऐसे वर्ग जो कमजोर वर्ग से थे, तो उन बच्चों को उन्होंने पढ़ाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन किया, उन्हें जागरूक किया। उनके स्कूल के पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों में नीति बोध, कथा, बाल बोध, शुद्ध व्याकरण, गणित, भूगोल, मराठों उनका इतिहास, एशिया, यूरोप और भारत के मानचित्र की समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता था। जो उनका जो पाठ्यक्रम चलता था, जहाँ उन्होंने स्कूल खोला था, तो उन जगहों पर वो अपने विद्यार्थियों को क्या है, वो नीति बोध जैसे कथा, बाल बोध हो गए, तो इस तरीके से जो क्या है उनमें उनको पढ़ाने की कोशिश, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी कोशिश की गई। फुले दंपति को विशेष वर्ग के लोगों द्वारा घोर विरोध का सामना करना पड़ा। जो फुले दंपति थे, दोनों जो सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले, इन दोनों को क्या है, विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा उन्हें विभिन्न तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन जातियों के प्रभावशाली लोगों के डर से ज्योतिबा के परिवार ने स्कूल बंद करने का दबाव डाला था, उन्हें घर से निकाल दिया। सावित्रीबाई को विशेष वर्ग के लोगों ने कई तरह से प्रताड़ित किया। तो इन सब के दौरान उनके बीच में भी काफ़ी क्या है, लोगों ने उन्हें परेशान किया। तो ज्योतिबा फुले के जो परिवार ने क्या है, स्कूल बंद करने के लिए भी उन पर काफ़ी दबाव डाला गया, और उन्हें क्या है, इसके साथ साथ ही उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया, और उनके साथ विभिन्न तरह की प्रताड़ना भी की गई, उन्हें परेशानियां भी की। जिस तरीके से यहाँ बताया गया कि सावित्री वर्ग को विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा भी क्या किया गया, प्रताड़ित किया गया, उन्हें परेशान किया गया। उनके स्कूल के मुख्य द्वार और स्कूल के आंगन में गंदगी फैला दी जाती थी। लोग उन्हें रास्ते चलते भला बुरा कहते। उन्होंने इन सब बाधाओं और प्रताड़नाओं को शांति और दिलेरी से सामना किया। वे अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं डगमगाए और लगातार अपना काम करती रहीं। तो इस तरीके से उनके सामने बहुत सारी अड़चनें, समस्याएं उत्पन्न हुई। लोग उन्हें आते जाते भला बुरा कहते थे, जो मन में आता था वो कह जाते थे, और साथ ही साथ इन सब परिस्थितियों के बावजूद, इन सारी प्रताड़नाओं के बावजूद भी वो शांतिपूर्वक, शांति दिल से उन्होंने इस सब चीज़ों को क्या है, जो भी परेशानियां उत्पन्न हुई उनका उन्होंने मिलकर के सामना किया, और वो अपने काम में आगे बढ़ती ही रहे। सावित्रीबाई व ज्योतिबा फुले नाटकों, गीतों, कविताओं जैसे ललित कथाओं द्वारा कई गतिविधियां करवाते थे, जिससे क्या है, लोग उनकी ओर आकर्षित हो सके, एक ऐसा रोचक उत्पन्न हो सके। इसके लिए उन्होंने क्या किए कि नाटक, गीत, कविता जैसी चीज़ों को वो गतिविधि उन्हें उनके द्वारा करवाया जाता था। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य बच्चों में समाज सुधार और आगे बढ़ने की चेतना का विकास करना था। ये सारी चीज़ें जो वो कर रहे थे, लोगों को जो गतिविधियां उन बच्चों में करवाई जाती थी, तो उससे क्या होता था कि बच्चों में जो विकास हो, वो सही तरीके से उनके समाज में विकास हो सके, और सही ज्ञान का विकास हो सके, सही बुद्धि उनके अंदर आ सके। इन सारी चीज़ों को विकास करना था उनका मुख्य उद्देश्य। सावित्रीबाई एक कवित्री भी थी, मतलब कविता लिखती थी। उन्होंने कविताओं में समाज के शोषित, जिनको शोषित किया जाता था, ऐसे वर्ग के लोगों के प्रति अपार उन्होंने क्या की, सहानुभूति थी। उनका काव्य संग्रह काव्य फुले बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि मराठी साहित्य में नवजागरण आंदोलन का प्रारंभ इसी पुस्तक द्वारा हुआ। तो उनके द्वारा जो काव्य का संग्रह है, काव्य फुले के माध्यम से उन्होंने काफ़ी जो मराठा साहित्य में नवजागरण आंदोलन का, एक नए ऐसे जागरण के आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की, उससे संबंधित उनके पुस्तक में लिखे गए हैं। वे भारत की शुरुआती महिला समाज सुधारकों में से एक थी। वो भारत की शुरुआती महिला समाज, मतलब महिलाओं की स्थिति को सुधारने वाली में से एक थी। यह प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके इन प्रयासों ने शोषित महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष का रास्ता दिखाया था। तो उन्होंने इनके काफ़ी प्रयास से
से क्या है, जो शोषित महिलाएं थी, जिन्हें प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था, ऐसे महिलाओं को अपने अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष, आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने सही रास्ता उन्हें दिखाया। अब आगे देखते हैं महिलाओं का राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष। भारत में महिलाएं कुल जनसंख्या की लगभग आधी हैं। क्या उनकी भागीदारी बराबर है? क्या कोई लोकतंत्र आधी जनता यानी महिलाओं की भागीदारी के बिना सफल हो सकता है? ये जो क्या है सवाल यहाँ दिखाए गए। क्या भारत में जो कुल जनसंख्या, महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कैसी लगभग आधी है, और उनकी जो भागीदारी क्या बराबर है? ये ऐसे जैसे सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। दुनिया के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को इन अधिकारों को हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। मतलब महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक देश में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन्हें काफ़ी लंबा सफर तय करना, संघर्ष करने पड़े हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा लगातार कई अधिकारों की भी उन्होंने अपने हक के लिए उन्होंने मांग भी की। महिलाओं ने अपने मत के अधिकार के लिए बार बार मांग उठाई और अंतर्राष्ट्रीय वयस्क मताधिकार आंदोलन के साथ भी जुड़ी। मतलब वो अपने अधिकारों के लेकर के मताधिकारों के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वयस्क मताधिकार आंदोलनों के लिए वो भी जुट हो गए। सन 1913 में बुडापेस्ट यूरोप महाद्वीप में होने वाले वयस्क मताधिकार गठबंधन सम्मेलन में कुमुदनी मिश्रा को भारतीय महिला प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। सन 1917 में जब प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हो रही थी तो महिलाओं ने अपनी मांगों के संबंध में कहा कि उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब प्रशासनिक सुधारों की जब चर्चा हो रही थी, बात चल रही थी, तो उस समय महिलाओं ने अपने से संबंधित जो भी मांगे थे उस मांगों को वहाँ पे प्रस्तुत किया कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। सन 1921 में पहली बार मद्रास विधानसभा ने महिला को वोट देने का अधिकार दिया। ये पहली बार कौन से आपके मद्रास विधानसभा में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, ये 1921 में। सन 1935 के अधिनियम में महिलाओं के लिए विधानसभा में अलग से सीटों का आरक्षण किया गया। मतलब महिलाओं की सीटों के लिए सभी महिलाओं को वयस्क मताधिकार भारत का संविधान बनने पर ही मिल पाया। तो ये सब चीज़ें जब जो मताधिकार, वयस्क मताधिकार क्या है, भारत का जब संविधान बना तभी उन्हें वो हक मिल पाया। स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे महिला संगठन मजबूत होने लगे, महिलाएं केवल अपने निजी जीवन से जुड़े अधिकारों जैसे शिक्षा, नौकरी, व्यक्तिगत सुरक्षा व दहेज से मुक्ति, संपत्ति में भागीदारी आदि अधिकारों से आगे बढ़कर राजनीतिक संस्थाओं में अधिक भागीदारी की मांग करने लगी। जब स्वतंत्रता के बाद की बताया कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गया तो महिला संगठन क्या होने लगे कि मजबूत होने लगे, और साथ ही महिलाओं ने अपने उनके स्वयं के जो निजी जिंदगी से जुड़े हुए जो अधिकार थे उन अधिकारों से लेकर के वो क्या है मांग करने लगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया कि शिक्षा के संबंधित, नौकरी से, और उन्हें व्यक्तिगत अपनी सुरक्षा के लिए, साथ ही साथ दहेज से मुक्ति, दहेज जैसी चीज़ों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और संपत्ति में बराबर का क्या उन्हें भी भागीदारी होने तथा फिर अधिकारों से आगे बढ़कर राजनीतिक संस्थाओं में भी उन्होंने अपनी मांगों के लिए वो भागीदारी हुई। पुत्र और पुत्री को पिता की संपत्ति में समान अधिकार, यह कानून सन 1956 में बना था कि इसमें क्या है कि चाहे लड़का हो या लड़की, उसे अपने पिता की संपत्ति का समान अधिकार कौन से सन 1956 में बना था। इस कानून को बनवाने के लिए कानून के समर्थकों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। पुराने रीति रिवाजों को मानने वालों ने इन्हें परिवारों को बांटने वाला कानून बताया। जो पुराने जो रीति रिवाज को जो मानने वाले थे वो लोगों ने क्या माना इसे कि ये परिवार को बांटने वाला कानून बनाया है। इसका समर्थन करने वालों ने न्याय तथा समानता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर इसके पक्ष में जोर दिया। सन 1956 के इस
कानून में कई कमियां थी जिन्हें दूर करने के लिए सन 2005 में इस कानून को और भी क्या किया गया, सशक्त बनाया गया। तो जो कानून बने थे वो उसे फिर से मजबूत बनाने के लिए उसमें जो कमियां थी, जो त्रुटि थी या फिर जो भी समस्याएं थी, उस समस्याओं में उस कमी को दूर करने के लिए सन 2005 में फिर से कानून को क्या है, कानून को और भी सशक्त, उसे मजबूत बनाया गया। जैसे यहाँ पे आप लोग चित्र में देख सकते हैं, चित्र 14.4 में महिलाओं का समान अधिकार का नारा, महिलाएं अपने अधिकारों के लिए, समान अधिकारों के लिए इकट्ठा हुई हैं। और जैसे कि यहाँ पे और एक चित्र दिखाया गया है 14.5 में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में महिला की भागीदारी, उनकी जो हिस्सेदारी वो बैठ कर के किस तरीके से विचार विमर्श करें वो दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं। महिलाओं का मानना है कि यदि उन्हें राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिले, अगर उन्हें प्रतिनिधित्व मिले तो वे अपने जीवन से जुड़े विषयों पर जनमत, जन का मत और कानून बनवा पाएंगी तथा अपने विषय में व्यक्तिगत तथा राजनीतिक निर्णय आसानी से ले पाएंगे। महिलाओं का मानना है कि अगर उन्हें राजनीतिक संस्थाओं जैसे में अगर उन्हें भागीदारी होने का अगर मौका मिला तो वे क्या करेंगे, उस भागीदारी में वो अपने जीवन से जुड़े जो भी विषय हैं उसका क्या करेंगी, वो जनमत, जन का मत वो कानूनी तौर से बनवा पाएंगी और अपने विषय में जो भी व्यक्तिगत तथा चाहे वो कि राजनीतिक निर्णय वो आसानी से ले पाएंगे। अब बच्चों आगे देखेंगे विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वो किस तरीके से है वो देखेंगे। यहाँ भारत में 73वें 74वें संविधान संशोधन, उसमें परिवर्तन, संशोधन मतलब जो संविधान के बने हैं उसमें क्या किए जाते हैं, संशोधन, सुधार किए जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं द्वारा, क्योंकि ये संशोधन क्या होते हैं, समय परिस्थिति वश क्या है उसमें परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। संशोधनों द्वारा महिलाओं को स्थानीय प्रशासनों के निकायों जैसे ग्राम, जनपद व जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों में 33% सीटों पर आरक्षण दिया गया था। ये भारत के 73वें और 74वें संविधान संशोधन में क्या है, महिलाओं को स्थानीय जो प्रशासनिक निकाय हैं उनमें भागी होने का क्या है, 33% सीट पर उन्हें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो ये सब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत हो गए, जनपद हो गए, जिला पंचायत, नगर पालिका या फिर नगर निगमों के जो क्षेत्र हैं तो उसमें क्या है, महिलाओं को भागीदारी होने का 33% उन्हें सीट आरक्षण, उनको सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में कई राज्यों में यह आरक्षण कैसा है, 50% हो गया है। वर्तमान में कहा गया कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है, आरक्षण है वो क्या है, 50% भी हो गया है। अब आगे देखते हैं बच्चों, स्थानीय स्वशासन में महिला पंचों व सरपंचों की तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो स्थानीय जो स्वशासन है उन जगहों पर महिला पंचों या फिर सरपंचों को तरह की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ा। इनमें से एक बड़ी कठिनाई थी महिला पंचों व सरपंचों द्वारा लिए गए निर्णय को मानने के लिए पुरुष मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। जो यहाँ पे जो महिला पंचों या सरपंचों के जो सामने जो समस्या उत्पन्न हो रही है उस समस्याओं को बताया गया है कि किस तरीके से जो महिला पंच या फिर सरपंच के जो निर्णय है, जो फैसले हैं उससे मानने के लिए पुरुष जो है वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। स्थानीय शासन की संस्थाओं के पास इतने अधिकार नहीं थे कि जिनसे वे समाज में अधिक प्रभाव डाल पाती तथा अपनी क्षमताओं से समाज में कोई बड़ा बदलाव ला सकती। तो यहाँ ये बताया गया कि स्थानीय जो संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत हो गए, जनपद हो गए या जिला पंचायत हो गए, इन सारे जो क्षेत्र के अंतर्गत जो भी निर्णय होते थे, जो फैसले होते थे, उन स्थानीय शासन की जो संस्थाओं के उनके पास इतने अधिकार नहीं थे कि वो क्या कर सके कि समाज में वो अधिक प्रभावशाली या प्रभाव डाल सके, जिससे वो आसानी से जो क्षमताओं से समाज में कोई, या फिर कहना चाहिए कि उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो समाज में कोई ऐसा बड़ा बदलाव कर सके या ला सके। यही वजह थी कि महिलाओं ने राज्य विधानसभा तथा संसद में
33% आरक्षण की मांग रखें। तो इस प्रभाव क्षेत्र को मतलब अपना अधिक प्रभाव डालने के लिए, इन सारी वजह डालने के लिए महिलाओं ने क्या किया, राज्य विधानसभाओं तथा संसद में उन्होंने 33% आरक्षण की उन्होंने मांग रखी, ताकि महिलाओं भी विधानसभा और संसद में अपना जो योगदान है वो दे पाए और या फिर कहें भागीदारी हो सके। संविधान के 21वें संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए संसद में 33% आरक्षण के विधेयक को प्रस्तावित किया गया। ये संविधान के 21वें जो संशोधन होंगे, परिवर्तन किए गए, उसमें महिलाओं के लिए जो संसद में जो उनके लिए आरक्षण थे वो कितने प्रतिशत, 33% क्या है कानूनी तौर से क्या किया गया, प्रस्तावित किया गया। लेकिन आज तक यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाया। जो विधेयक जो बना हुआ था वो क्या है, संसद में पारित या पास नहीं हो पाया कहा गया है। सभी राजनीतिक दल 33% आरक्षण पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है, परंतु विभिन्न कारणों से राजनीतिक दलों ने इस विधेयक के स्वरूप पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो हो सकता है कुछ कारण या कारणवश ऐसा स्थिति हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो विधेयक 33% जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की गई है संसद में, तो विधेयक प्रस्तावित किया गया, लेकिन आज तक वो विधेयक क्या है संसद में पारित नहीं हो पाया। और सभी राजनीतिक दल जो 33% आरक्षण या फिर जो उनके हित में सैद्धांतिक रूप से होने चाहिए उस पर उन्होंने रूप से वो सहमत है, हामी है, परंतु विभिन्न कारणवश हो सकते हैं कोई कारण जिसकी वजह से राजनीतिक दलों में क्या हुआ कि इस विधेयक के स्वरूप जो विधेयक जो बने गए हैं, जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए विधेयक बने गए, तो उस स्वरूप पर सहमति या हामी नहीं बना पा रही है या नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ दिखाया गया है, तालिका में दिखाया गया है कि महिलाओं की लोकसभा में भागीदारी। यहाँ पिछली लोकसभा कुल सीटें, महिला सदस्य और प्रतिशत को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से 2014 में जो लोकसभा में भागीदारी हुई उसमें दिखाया गया कि 543 कुल सीटें थे, जिसमें महिला सदस्य 62 थे और उनका प्रतिशत 11.4। तो इस तरीके से आप वापस जब से कहना चाहिए वापस पिछले आप सूची में जाकर के आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से लोकसभा में जो कुल सीटें हैं उस कुल सीटें में महिला सदस्यों की कितनी भागीदारी है, वहाँ प्रतिशत में भी यहाँ पे दिखाया गया है। आप इसे देख सकते हैं, अपने बुक को खोलिए और इसे आप देख करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो महिलाओं की भागीदारी है लोकसभा में वो कितने प्रतिशत रही है। तो स्टूडेंट आज के लिए इस चैप्टर से यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट डे को देखेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, सावित्रीबाई फुले द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, महिलाओं ने अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए क्या प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 3, समाज में जेंडर भेद किन किन कारणों से उत्पन्न होता है। ये आप लोगों को क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनके आंसर लिखिए। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।